से स्टार्ट करती है। तो हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी करेंगे, है ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी हम लोग करेंगे। वेव ऑप्टिक्स के लास्ट में, है ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करूँगा और उसके बाद वेव ऑप्टिक्स में दो ऐसे टॉपिक है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर, तो उसके साथ ही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को हमें कराएंगे, है ना। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, है ना। तो सबसे पहले तो ये जो कलरफुल मैंने इसका फ्रंट पेज बना रखा है, तो पहले इसको भी समझते हैं, है ना। ये फ्रंट पेज ऐसे ही मतलब बस कोई डिजाइन नहीं है ना। इस फ्रंट पेज में जितनी भी चीज़ें दी गई है, जो भी डायग्राम दिए गए, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए मैं आपको पहले ही यहीं पर ये बात बता दूँ कि जो हम पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे एक कैंडल है ना, एक कैंडल और कैंडल लाइट प्रोड्यूस कर रहा है और यहाँ पे आप ऐसे कलरफुल फ्रिंजेस दिख रहे हैं। तो बेसिकली ये जो कलरफुल फ्रिंजेस है ये कहाँ से आए, तो इस कैंडल का मतलब जब फोटो खींचा गया इसकी क्लिक, तो जो लेंस है उस लेंस में भी उस लेंस का इफेक्ट है, कलरफुल इमेजेस दिख रहे हैं। और ये कलरफुल इमेजेस दिख रहे हैं डिस्पर्सन की वजह नहीं है ना। व्हाइट लाइट का अपने डिफरेंट कंपोनेंट कलर्स में डिस्पर्स हो जाता है, डिवाइड हो जाना, ये डिस्पर्सन है। बट व्हाइट लाइट अपने कंपोनेंट में सिर्फ उस डिस्पर्सन इफेक्ट की वजह से डिवाइड नहीं होती है, डिस्टिंग्विश नहीं होती है। और भी कई सारे वजह है ना, जिसमें कि इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन ये इंपॉर्टेंट वजह है जो हम लोग वेव ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ेंगे। आप कई बार ऑब्जर्व करते होंगे कि जब आप किसी लाइट की कोई भी लाइट प्रोड्यूस ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, आप उस ऑब्जेक्ट का अगर फोटो खींचना चाहो अपने फोन के कैमरे से, तो आप देखना कि वो जो लाइट ग्लो हो रहा है ना, उस लाइट के चारों तरफ आप देखना आपको कलरफुल फ्रिंजेस दिखेंगे, है ना। अगर आप किसी लाइट प्रोड्यूसर कैंडल हो गया, दिया जल रहा है ना, तो इन सब का अगर फोटो खींचोगे तो ये आप ऑब्जर्व करोगे कि वो जो कैंडल जल रहा है तो उसकी जो लौ है कैंडल की, उसके चारों तरफ, है ना, फ्लेम के चारों तरफ आपको कैमरे में आप देखोगे अपनी स्क्रीन पे तो आपको दिखेगा कि उसके चारों तरफ कलरफुल फ्रिंजेस दिख रहे हैं। दैट इज द इफेक्ट ऑफ इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन, है ना, उनके इफेक्ट की वजह से ऐसा दिखता है। कई बार आप ऑब्जर्व करते होगे कि पानी के सरफेस पे अगर आप ऑयल एक दो बूंद डालो, वो ऑयल पानी के सरफेस पे फ्लोट करेगा, तो जब आप उस ऑयल को देखोगे वो ऑयल भी आपको कलर दिखता है ना, उस ऑयल में आपको कलर व्हाइट नहीं दिखता, अलग कलर का ऑयल दिखता है ना। तो ये भी इंटरफेरेंस का ही एक फेनोमेना है। यहाँ पर देखो ये बताया गया है डायग्राम बना करके कि क्या है कि एक ये जो देख रहे हो ये इसको हम कहते हैं डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग स्लिट, है ना, डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग एलिमेंट इसको हम कहते हैं। ये जो आपको ग्लास का दिख रहा है, तो एक ऊपर से लाइट का सोर्स है, एक ग्लास जैसे किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ इंट्रोड्यूस किया है, तो आप नीचे देखो आपको कलरफुल फ्रिंजेस दिख रहे हैं, ये डायफ्रैक्शन का फेनोमेना है, डायफ्रैक्शन की इफेक्ट की वजह से होता है। और ये यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ऐसा दिखता है, स्क्रीन के ऊपर ये चीज़ दिखती है, आपको क्या दिख रहा है, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ऐसे आपको फ्रिंजेस दिख रहे हैं। तो ये दो तीन चार बातें हैं ना, जो यहाँ मैंने डायग्राम में लिया है, ये सब आपको अच्छे से डिटेल समझ में आएगा जब हम फर्दर टॉपिक में एडवांस करेंगे, ठीक है। अब आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, है ना। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक्स दैट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर। तो आप लोगों में से बहुत लोगों का डाउट आता है कि सर और क्या बचा हुआ है और कितना टाइम लगेगा, है ना, और कौन से टॉपिक बचे हुए हैं। इन सब क्वेश्चन से बचने के लिए मैंने क्या किया, पूरे चैप्टर का टॉपिक और उसके सब टॉपिक्स ये सब मैंने एक साथ यहाँ पर लिख दिया है, ताकि आपको पता चले कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, आने वाला टॉपिक कौन सा है और कितने टॉपिक्स बचे हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, है ना। यहाँ पर मैंने ये पूरा टॉपिक मैंने बता दिया क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। एक बार इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले थ्योरी ऑफ लाइट। लाइट क्या है इसके बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग फिलोसफर्स ने अपने एरा में लाइट क्या है उसको समझाने की बताने की कोशिश की। कुछ सही हुए, कुछ गलत हुए, कुछ ने पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया, सबका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है और उन सब बातों को हम लोग पढ़ते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो वो है हमारा थ्योरी ऑफ लाइट। अब थ्योरी ऑफ लाइट में तो बहुत सारी बातें, लेकिन हम लोग मेनली दो लोगों के बारे में पढ़ते हैं, दो थ्योरीज को पढ़ते हैं। एक तो हमारा न्यूटन का कॉर्पस्कुलर थ्योरी और दूसरा है आइंस्टाइन का वेव थ्योरी, राइट। तो ये दो थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं। फिर पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस, ठीक है। लाइट इंटरफेरेंस फेनोमेना शो करता है, मैंने बताया आपको लाइट वेव है और हर वेव इंटरफेरेंस फेनोमेना शो करता है, चाहे मैकेनिकल वेव हो चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, तो कोई भी तरह का वेव है वो वेव इंटरफेरेंस फेनोमेना शो करता है। क्या इंटरफेरेंस फेनोमेना, तो जब दो वेव आपस में मिलते हैं किसी पॉइंट पर, है ना, तो उस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस, राइट, है ना। सुपरपोजिशन ऑफ वेव का एक टाइप है इंटरफेरेंस ऑफ वेव, और इंटरफेरेंस ऑफ वेव से भी कई सारी चीजें हमें मिलती है ना। जैसे कि आपने रेजोनेंस स्टैंडिंग वेव, है ना, दिस आर द रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस और से सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, है ना। तो ठीक आगे बढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस के ऊपर बेस्ड है ना। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या था, तो वो मैंने आपको अभी सबसे फर्स्ट स्लाइड में बताया था। कुछ ऐसा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देखने को मिला है ना। क्या है इसके बारे में बताऊंगा, है ना। चलिए उसके बाद यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ने के बाद कुछ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आप रिजल्ट देख रहे थे ना, ब्राइट फ्रिंजेस थे, कुछ डार्क भी थे, तो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की पोजीशंस क्या क्या होंगे, है ना, राइट। तो वो हम लोग इस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे। और आगे क्या है, फ्रिंज विड्थ, है ना, किसी भी फ्रिंज की विड्थ कितनी होगी, किसी भी फ्रिंज की विड्थ कितनी होगी वो हम लोग पढ़ेंगे। इसमें स्क्रीन पर जो स्क्रीन था उसके ऊपर लाइट की इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा वो पढ़ेंगे। फिर डिस्प्लेसमेंट फ्रिंज, ये सारी चीजें आप धीरे-धीरे समझ जाओगे। थिन फिल्म इंटरफेरेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि पानी के सरफेस पे ऑयल कलरफुल दिखता है ना, अलग-अलग वो शाइन करता है, वो कलर दिखता है, है ना, वो किसी वजह से वो थिन फिल्म इंटरफेरेंस की वजह से वो हम पढ़ेंगे, है ना। फिर डायफ्रैक्शन, ये क्या है, क्या होता है, नहीं होता है, ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। सिंगल स्लिट की वजह से फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्राउनहोफर साइंटिस्ट का नाम है, उसने डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर डायफ्रैक्शन में भी ऐसे ही ब्राइट और डार्क फ्रिंज के बारे में पढ़ेंगे, जिसको डायफ्रैक्शन भी बोलते हैं। फिर डायफ्रैक्शन में इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। फिर फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन के बारे में बताया कि उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया डायफ्रैक्शन का, उसने क्या रिजल्ट दिखे एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन, है ना, तो वो पढ़ेंगे। तो फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन बहुत डिटेल में नहीं है, उसका हम बस एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन इसका बहुत डिटेल में नहीं है। फिर डायफ्रैक्शन बाय सर्कुलर अपर्चर, है ना, ये भी पढ़ना है। फिर पोलराइजेशन ऑफ लाइट, है ना, पोलराइजेशन बाय आर्टिफिशियल मेथड, पोलराइजेशन बाय नेचुरल मींस, है ना। तो ये सारी बातें, ये सारे टॉपिक्स हमें इस चैप्टर के अंदर कवर करना है। चैप्टर बहुत छोटा है, कंसाइज है, बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा। आई होप कि 10 to 15 डेज के विदिन, मतलब 12 to 15 डेज के विदिन ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए और उस बात में बता दूं आपको कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना, किस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आप पढ़ेंगे खत्म हो गया। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मैंने नहीं लिखा इसके बाद, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है, वो वेव ऑप्टिक्स का पार्ट नहीं है। तो यहाँ तक पढ़ने के बाद हम लोग करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और फिर पढ़ेंगे रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वो भी डायफ्रैक्शन के ऊपर ही बेस्ड होता है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो हम लोग ये पूरा कंप्लीट करके बात करेंगे। तो ये तो हो गया ओवरव्यू पूरे चैप्टर का, हम लोग क्या क्या इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। और थ्योरी ऑफ लाइट में भी सबसे पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो बहुत सारा यहाँ लिखा हुआ है, इसके बाद में आएंगे। पहले मैं आपको पूरी कहानी समझा देता हूँ, ठीक है, कि न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या है, उसको पहले क्या क्या बातें हुई, वो सारी बातें मैं आपको समझा देता हूँ, फिर हम बाद में इन सभी पॉइंट्स पर आएंगे, ठीक है।
स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बारे में। न्यूटन ने बोला कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है, टाइनी पार्टिकल्स एंड लाइट पार्टिकल्स। लाइट यहाँ पे रोशनी या रे ऑफ लाइट की बात नहीं हुई, यहाँ पे लाइट मतलब है हेवी लाइट, लाइट बल्ब। तो लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी एंड लाइट पार्टिकल्स। लाइट पार्टिकल्स मतलब इसका मास बहुत कम है, व्हिच इज लेस हेवी एंड व्हिच इज नॉट हेवी। इस तरह का थिंग्स। तो लाइट आर मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, लाइट पार्टिकल्स एंड इलास्टिक पार्टिकल्स एंड दीस आर कॉल्ड कॉर्पस्कुलर्स। ठीक है, जिसको हम कॉर्पस्कुलर्स बोलते हैं। कॉर्पस्कुलर्स, ठीक है। लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना है, उन पार्टिकल का हम क्या बोलते हैं कॉर्पस्कुलर। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में लाइट ट्रैवल कर रही है, ये रे ऑफ लाइट लाइट जा रही है, ये कोई पॉइंट सोर्स है, ये कोई सोर्स है जो लाइट को हिट कर रहा है अलग अलग डायरेक्शन में, इधर इधर लाइट जा रही है। तो न्यूटन का ये कहना था कि ये जो पॉइंट सोर्स है, ये जो लाइट हिट कर रहा है, तो बेसिकली ये क्या हिट कर रहा है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को हिट कर रहा है। उन पार्टिकल्स का नाम क्या है, कॉर्पस्कुलर्स। ठीक है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को हिट कर रहा है। इस पॉइंट सोर्स से हर एक डायरेक्शन में इस तरह से लगातार पार्टिकल्स एमिट हो रही है। ये पार्टिकल्स हमारे आई के ऊपर आकर के इंसिडेंट होती है और हमारे रेटिना में सेंसेशन क्रिएट करती है और तभी हमें सेंस ऑफ विजन मिलता है। यही वो कॉर्पस्कुलर्स है जो कि हमें देखने में हेल्प करते हैं। यही कॉर्पस्कुलर्स हमारे रेटिना में आकर के इंसिडेंट होते हैं और हमारे रेटिना में वाइब्रेशन लगातार कोई पार्टिकल आकर के इंसिडेंट कर रहा है हमारे रेटिना में, तो रेटिना में क्या प्रोड्यूस होगा, वाइब्रेशन, और उसी वजह से हम किसी चीज को देख पाते हैं। ये न्यूटन का कहना था। ठीक है, और इन पार्टिकल का और हमें फील नहीं होता, कोई भी चीज आकर के आपके हाथ में टकराएगी, आपको फील होना चाहिए ना भाई। अगर मान लो कि छोटा सा डस्ट पार्टिकल भी आपके आई में आकर के इंसिडेंट होगा, तो यू विल फील ना कि हम किसी आकर टकराया है। बट अगर आप कोई जैसे देख रहे हो नॉर्मली चलता है, आपके आई पे हर जगह से लाइट आकर के इंसिडेंट होगी, तो डू यू फील दैट समथिंग इज स्ट्राइकिंग योर रेटिना? तो सब लोगों ने न्यूटन क्वेश्चन किया। न्यूटन ने बोला कि ये जो पार्टिकल है इसका मास बहुत ज्यादा कम है, इट इज वेरी 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 लाइट, इसलिए आप ये जब स्ट्राइक करते हैं तो आप इसके उस स्ट्राइकिंग को फील नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये न्यूटन का कहना था। तो ये हो गया कॉर्पस्कुलर थ्योरी। और भी चीजें न्यूटन ने बोली। लोगों ने बोला कि बताओ भाई हमें अलग अलग कलर्स दिखते हैं, अगर सभी लाइट कॉर्पस्कुलर्स के बने हैं तो हाउ रेड लाइट इज डिफरेंट फ्रॉम वायलेट और अदर कलर्स। तो न्यूटन ने बोला कि ये सभी कॉर्पस्कुलर्स का साइज अलग अलग है। रेड लाइट के जो कॉर्पस्कुलर्स है उनका साइज थोड़ा ज्यादा है, जो ब्लू लाइट के कॉर्पस्कुलर्स है उनका साइज थोड़ा कम है, और हमारा रेटिना कॉर्पस्कुलर के साइज को डिटेक्ट करके हमें कलर का सेंस बताता है। अगर रेड कलर के कॉर्पस्कुलर्स, रेड कलर के साइज का कॉर्पस्कुलर हमारे आई पे इंसिडेंट हो रहा है, बड़े साइज का कॉर्पस्कुलर हमारे आई पे इंसिडेंट हो रहा है, तो वो रेड कलर बताएगा। छोटे साइज का कॉर्पस्कुलर हमारे आई पे इंसिडेंट हो रहा है तो उसको ब्लू कलर बताएगा। तो इस तरह से न्यूटन ने कलर को एक्सप्लेन कर दिया। और भी कुछ बातें थी जो न्यूटन को बोलने पूछा कि भाई शायद क्यों बनता है, तो न्यूटन ने कहा देखो ऐसा है कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जो ओपेक ऑब्जेक्ट है। जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं इनका जो इंटर एटॉमिक स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है ओपेक ऑब्जेक्ट का, वो बहुत कम होता है। और जब लाइट आकर के इसके ऊपर गिरती है, कॉर्पस्कुलर जब आकर के ओपेक ऑब्जेक्ट पे गिरता है, तो कॉर्पस्कुलर का साइज इनके इंटर एटॉमिक स्पेस के साइज से ज्यादा होता है, तो कॉर्पस्कुलर इस बॉडी के थ्रू क्रॉस नहीं कर पाता है, तो इनका शैडो पड़ता है। बहुत कॉमन सेंस की बात है। आप ऐसे देख सकते हो कि कोई बुक अगर आपके शेल्फ पे बहुत दिन से रखी हो जिसको आपने नहीं उठाया हो, और काफी दिनों के बाद अगर आप उस बुक को अपनी जगह से हटाते हैं तो आप देखेंगे कि बुक के चारों तरफ डस्ट होगा, लेकिन जहां पे बुक रखी थी उस जगह पे डस्ट नहीं होगा, क्योंकि डस्ट बुक को क्रॉस नहीं कर पाए और बुक का वहां पर क्या बन गया, शैडो। तो सेम इज फॉर लाइट। अगर लाइट किसी ऐसे ओपेक ऑब्जेक्ट इंसिडेंट करती है तो कॉर्पस्कुलर्स उस ओपेक ऑब्जेक्ट के थ्रू क्रॉस नहीं कर पाते हैं और उस ऑब्जेक्ट का शैडो बन जाता है। सबने कहा बहुत बढ़िया न्यूटन की थ्योरी है जनरल, है ना। और फिर कुछ एक फॉर्मूला था रिफ्लेक्शन जो होता है, तो न्यूटन ने कहा चलिए बता दो। तो न्यूटन ने बोला कि भाई जो कॉर्पस्कुलर्स है वो इलास्टिक पार्टिकल्स है। कॉर्पस्कुलर्स कैसे पार्टिकल है, इलास्टिक पार्टिकल्स। आपको मैं छोटी सी बात बता देता हूं क्योंकि मोस्ट ऑफ यू हैव नॉट येट रेड अबाउट इलास्टिक कोलिजन एंड अदर स्टफ्स, एंड उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं ताकि समझ में आ जाए इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये हार्ड सरफेस है और मेरे पास एक इलास्टिक बॉल है। उस बॉल को मैंने इस सरफेस के ऊपर थ्रो किया ऐसे कुछ। अब क्या होगा, जब ये बॉल इस सरफेस से टकराएगा तो बाउंस बैक करेगा, है ना। तो अगर ये इलास्टिक बॉल है तो ये जितनी वेलोसिटी से आकर के टकराएगा, ये कोलिजन के बाद उतनी ही वेलोसिटी से वापस निकलेगा। अगर ये v वेलोसिटी से आएगा तो ये v वेलोसिटी से वापस जाएगा। और मैकेनिक्स के जो रूल्स हैं, है ना, और जो इलास्टिक कोलिजन के रूल्स हैं, अगर हम सबको अप्लाई करें तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि इस नॉर्मल से ये जितने एंगल पे बॉल आकर के इंसिडेंट हुआ था, ये यहाँ से उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट भी होगा। ये इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी है। अगर कोलिजन इलास्टिक नहीं होगा तो क्या होगा। अब मान लीजिए कि ये बॉल है, ये रिजिड बॉल है, ये अपनी जगह से नहीं हिल सकता है। आपने इस बॉल को थ्रो किया v वेलोसिटी से। अगर कोलिजन इलास्टिक नहीं होगा तो हम कोलिजन को इनइलास्टिक बोलते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा कि ये दोनों एंगल बराबर नहीं होंगे और बॉल की इनिशियल अगर स्पीड v थी तो कोलिजन के बाद उसकी स्पीड v से कम होती है। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन में कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद स्पीड बराबर होती है और ये दोनों एंगल भी बराबर होते हैं। ये इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो न्यूटन ने बोला कि जो कॉर्पस्कुलर्स है वो एक इलास्टिक पार्टिकल है। तो अगर वो इलास्टिक पार्टिकल है, मान लीजिए कि कॉर्पस्कुलर है और ये जब आपके सरफेस पे इंसिडेंट होगा तो क्या होगा, ये जितनी स्पीड से आया था उतनी स्पीड से ये रिफ्लेक्ट भी होगा। कॉर्पस्कुलर लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, लाइट की स्पीड से आया और रिफ्लेक्ट होने के बाद भी लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता होगा। और इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी से भी बता सकते हैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे। तो न्यूटन ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, है ना। ये सारी बातें न्यूटन ने अपनी बुक में लिखी थी जिस बुक का नाम था ऑप्टिक्स। ये मिस्टेक नहीं है, है ना। यहाँ मैंने सी ना लिख के लिखा है क्योंकि उसकी ओरिजिनल बुक में के ही था, सी नहीं था, ग्रीक में शायद आई थिंक, है ना। वो भी ऑप्टिक्स है, ठीक है। न्यूटन ने इसी बुक में इन सारी बातों को एक्सप्लेन किया था। न्यूटन की ये सारी थ्योरी खुद की नहीं थी। ये कॉर्पस्कुलर वाली थ्योरी है कि लाइट पार्टिकल का बना है, ये भी न्यूटन ने कहीं से कॉपी किया था। किससे कॉपी किया था, तो डी सेक्रेट से। डी सेक्रेट न्यूटन के पहले फिलोसोफर हुआ करते थे, उन्होंने लाइट के बारे में बोला था कि लाइट पार्टिकल्स है। ये कलर वाली बात भी डी सेक्रेट की जुड़ाई हुई है और ये शैडो के फॉर्मेशन की भी बात डी सेक्रेट की जुड़ाई हुई है ना। तो न्यूटन का इसमें से अपना क्या था, इलास्टिक कोलिजन बना, ये न्यूटन का अपना था कि रिफ्लेक्शन का फिनोमेना न्यूटन ने, है ना, कॉर्पस्कुलर के इलास्टिक कोलिजन होने की वजह से रिफ्लेक्शन होता है, ये न्यूटन ने एक्सप्लेन किया। ठीक है, ये न्यूटन का अपना। अब बात आती है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई रिफ्लेक्शन तो तुमने एक्सप्लेन कर दिया, अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन करो कि रिफ्लेक्शन क्यों होता है। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, तो ये इंटरफेस है ना, ये इंटरफेस है। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है और ऑब्लिकली लाइट अगर इंसिडेंट होती है तो लाइट बेंड कर जाती है। ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो लाइट यहाँ पे बेंड कर रही है, रेयर टू डेंसर। ये आप जानते हैं, इसके बारे में हमने स्नेल लॉ और स्केलेटरी रिगार्डिंग बहुत सारी बातें पहले हमने पढ़ रखी है। तो न्यूटन को बोला गया कि इसको एक्सप्लेन करो कि भाई ये कॉर्पस्कुलर की बीम है, ये पार्टिकल ऐसे आगे पार्टिकल अचानक से बेंड क्यों कर जाते हैं। तो न्यूटन ने बोला उसको कि भाई देखो ऐसा होता है
कि न्यूटन देखो ये जो रेयर डेंसर की बात कर रहे हैं ये ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर की बात कर रहे हैं, बट न्यूटन ने ऑप्टिकली रेयर डेंसर जैसा वर्ड यूज नहीं किया, उसने मास की डेंसिटी वाला टर्म यूज किया है ना। तो न्यूटन ने बोला कि भाई जब लाइट एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाता है, न्यूटन के लिए ये कौन सा रेयर डेंसर था, है ना, मास वाला रेयर और मास वाला डेंसर। तो जब कोई भी जब लाइट जब एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है कि उसकी स्पीड बढ़ जाती है, जो कि गलत है ना। एक्चुअली में क्या होता है, डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड बहुत कम होती है ना, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में। जबकि न्यूटन ने क्या बोला कि जब लाइट एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड बढ़ जाती है, और लाइट की स्पीड बढ़ने की वजह से ये बेंड कर जाती है, राइट, ये बेंड कर जाती है लाइट की स्पीड बढ़ने की वजह से, और ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है। तो न्यूटन ने रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए जो उसने थ्योरी पुट ऑन की वो गलत थी। क्या उसने थ्योरी पुट ऑन की कि जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो एक न्यूटन ने ये गलती की कि स्पीड बढ़ती है घटती है, और दूसरी न्यूटन ने यहाँ पर ये गलती की कि उसने ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का इस्तेमाल ना करके उसने मास से रिलेट किया इसको, कि जब लाइट रे एक रेयर मीडियम से मास के हिसाब से मोर डेंसिटी वाले मीडियम में जाता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, जो कि गलत है, राइट। तो ये सारे न्यूटन के हो गए मिस्टेक्स और ये सारे हो गए उसके एक्सप्लेनेशंस। अब यहाँ तक तो न्यूटन ने एटलीस्ट सभी बातों को एक्सप्लेन करने की कोशिश तो की, है ना, यहाँ तक न्यूटन ने सब कुछ एटलीस्ट बताने की कोशिश तो की, भाई हाँ रिफ्लेक्शन क्यों होता है, रिफ्लेक्शन क्यों होता है, शैडो क्यों बनता है, ट्राई किया कम से कम। अब कुछ ऐसी बातें थी जहाँ पर न्यूटन कुछ बोल ही नहीं पाए, कुछ बता ही नहीं पाए कॉर्पस्कुलर मॉडल को यूज करके। वो कौन सी बात थी, तो वो बात थी इंटरफेरेंस फेनोमेना, जो कि थॉमस यंग और उनके कई सारे कंटेम्परेरी साइंटिस्ट जो भी थे उन सब ने ऑब्जर्व किया। अब इंटरफेरेंस होता क्या है इसको भी हमें समझना है। क्या था थॉमस यंग का एक्सपेरिमेंट? थॉमस यंग का एक्सपेरिमेंट था, ये एक बड़ा सा कार्डबोर्ड है, इस तरह से कार्डबोर्ड है, और इस कार्डबोर्ड में ओपेक कार्डबोर्ड है, और इस कार्डबोर्ड में हमने दो होल कर दिए यहाँ पे, है ना, और यहाँ पर हमने लिया एक सोर्स ऑफ लाइट। अब क्या होगा, इस सोर्स से लाइट निकलेगी ऐसे इन ऑल डायरेक्शंस, और ये लाइट आकर इन दोनों होल्स पे इंसिडेंट होगी, और यहाँ पर लिया थॉमस यंग ने एक स्क्रीन। क्या होगा, ये सोर्स से जब लाइट निकल करके इन दोनों होल्स पे पहुंचेगी तो ये दोनों होल भी बिहेव करेंगे सोर्स ऑफ लाइट, फिर यहाँ से लाइट ऐसे एमिट होगी, यहाँ से लाइट एमिट होगी। अब इस पूरे स्क्रीन पे दो जगह से लाइट जा रही है, एक इस होल से एक इस होल से, ये दोनों होल को आप ट्रीट कर सकते हो एज अ सोर्स ऑफ लाइट। अब आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ मुझे कि आपके सामने स्क्रीन है ना, पूरा स्क्रीन आपके सामने। अब मैं आपको दो सोर्स देता हूँ, है ना, या दो टॉर्च, आप समझ लो, दो आइडेंटिकल टॉर्च, बिल्कुल आइडेंटिकल, हर तरह से आइडेंटिकल दो टॉर्च देता हूँ मैं आपको। अब आप एक टॉर्च को ऑन करते हो तो आपको स्क्रीन पर कुछ लाइट दिखेगी। अब आप दूसरा टॉर्च भी ऑन करते हो साइमल्टेनियसली, तो स्क्रीन पर लाइट पहले से बढ़नी चाहिए, लाइट इंटेंसिटी या कम होनी चाहिए। तो एक कॉमन आपको भाई एक टॉर्च से जितनी रोशनी हो रही है, ऑब्वियस बात है कि दो टॉर्च जब जलाओगे तो रोशनी बहुत ज्यादा होगी, पहले से लाइट इंटेंसिटी पूरी स्क्रीन पे बढ़नी चाहिए। बट थॉमस ने क्या देखा, थॉमस ने ये देखा कि जब इस दो होल से लाइट यहाँ पे जा रही है तो इस स्क्रीन पे कहीं पर ब्राइटनेस है और कहीं पे डार्कनेस है। ये जो ब्लैक कलर से मैं नोट कर रहा हूं उसको ब्राइट मानना है आपको, ठीक है, यहाँ लाइट ये ब्राइट है, फिर ऐसे यहाँ पे ब्राइट है और बीच में ऐसे डार्क है, ब्राइट है डार्क, नीचे भी ऐसा है, ब्राइट है फिर डार्क। ये बहुत अमेजिंग था थॉमस यंग के लिए। जबकि अब इसको समझना ध्यान से, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। थॉमस यंग ने क्या किया, दो में से एक होल को बंद कर दिया। तो जब थॉमस यंग दो में से एक होल को बंद करते थे और सिर्फ एक ही होल से लाइट आ रही होती थी, तब वो ये ऑब्जर्व करते थे कि पूरे स्क्रीन पर यूनिफॉर्म लाइट है, तब कहीं भी डार्कनेस नहीं दिखता था, तब पूरे स्क्रीन पे यूनिफॉर्म लाइट दिखती थी। लेकिन जब दोनों होल को ओपन करते थे तो कहीं पे ब्राइट दिखता था और कहीं पे डार्क दिखता था। ये बहुत ही कह सकते हो आपकी एकदम मैजिकल सा इवेंट था थॉमस यंग के लिए और उस टाइम के सभी लोगों के लिए कि भाई जब एक जगह से लाइट आ रही है और दो जगह से लाइट आ रही है, दो जगह से लाइट मिलकर और ज्यादा लाइट आनी चाहिए ना, तो डार्कनेस कैसे हो जाती है ना। जब दो सोर्स से लाइट आ रही है, दोनों होल ओपन है तो कहीं पे ब्राइट है और कहीं पे डार्क है, और जब एक होल ओपन है तो पूरे स्क्रीन पे ब्राइटनेस है, और दो होल ओपन है तो कहीं पे ब्राइट है और कहीं पे डार्क है। तो लोगों ने सोचा कि क्या लाइट और लाइट कंबाइन होकर के क्या डार्कनेस प्रोड्यूस कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, और उसी चीज को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस। क्या लाइट और लाइट मिलकर के हमेशा डार्कनेस ही देंगे? नहीं, लाइट और लाइट मिलकर के ब्राइट भी हो सकते हैं, लाइट और लाइट मिलकर के डार्क भी हो सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वहां से हमें सुनने को मिला कि लाइट एंड लाइट कैन ऐड एंड इवन प्रोड्यूस डार्कनेस, है ना, लाइट एंड लाइट कैन ऐड एंड इवन प्रोड्यूस डार्कनेस। लाइट और लाइट मिल सकते हैं, मिलकर के वो डार्कनेस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ब्राइटनेस भी कर सकते हैं और डार्कनेस भी कर सकते हैं। अब बोला कि चलो भाई एक्सप्लेन करो अपने कॉर्पस्कुलर थ्योरी को यूज करके कि यहाँ से भी कॉर्पस्कल्स जा रहे हैं, यहाँ से भी कॉर्पस्कल्स जा रहे हैं, और जहाँ पे ब्राइटनेस है वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों जगह से कॉर्पस्कल आ रहे हैं, वहाँ पे ब्राइटनेस है। बट जहाँ पे डार्कनेस है वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? क्या वहाँ पे कॉर्पस्कल्स नहीं आ रहे? ऐसा तो नहीं, क्योंकि जब एक होल को बंद करते हैं तो पूरी स्क्रीन पे ब्राइटनेस रहती है, इसका मतलब हर जगह कॉर्पस्कल्स आ रहे हैं दोनों होल से। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जहाँ पे डार्कनेस है वहाँ पे कॉर्पस्कल्स आ रही है, कॉर्पस्कल्स आ रहे हैं बट कॉर्पस्कल्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। क्या हो गया कॉर्पस्कल्स को? क्या यहाँ से आने वाला कॉर्पस्कल और यहाँ से आने वाला कॉर्पस्कल दोनों कंबाइन होकर के गायब हो गया क्या डार्क वाले पॉइंट्स पे? कुछ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि डार्क है तो कॉर्पस्कल्स वहाँ हो नहीं सकते, लाइट वहाँ हो नहीं सकती। तो न्यूटन इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए अपने कॉर्पस्कुलर थ्योरी को यूज करके। क्यों? क्योंकि पार्टिकल के लिए ऐसा कर पाना पॉसिबल है, दो पार्टिकल आपस में कंबाइन होकर के गायब नहीं हो सकते। इट इज नॉट पॉसिबल इन क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप दीवार पे एक बॉल थ्रो करो, दीवार पे दूसरी बॉल थ्रो करो और दोनों बॉल टकराए और गायब हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो न्यूटन अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी को यूज करके इस इंटरफेरेंस के फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये सबसे पहला कह सकते हो आप मतलब ब्रिजस्टोन था, ये सबसे पहला माइलस्टोन कह सकते हो था जहां पर न्यूटन की थ्योरी गलत हो गई, है ना। जबकि न्यूटन के टाइम में जब न्यूटन अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी को लेकर के आए थे तो न्यूटन के टाइम में दूसरे साइंटिस्ट भी थे जिनका नाम था हाइजेंस, जिनका नाम था हाइजेंस। इनकी भी वेव थ्योरी है, हाइजेंस वेव थ्योरी, है ना। तो हाइजेंस ने बोला कि नहीं, लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट वेव है। न्यूटन और हाइजेंस दोनों एक टाइम पे, दोनों कंटेम्परेरी, दोनों एक टाइम के साइंटिस्ट हैं। न्यूटन ने अपनी थ्योरी दी कॉर्पस्कुलर मॉडल, हाइजेंस ने बोला नहीं, लाइट पार्टिकल का नहीं पता, लाइट वेव है। बट लोगों ने हाइजेंस की बात को नहीं माना, क्यों? क्योंकि न्यूटन बहुत इन्फ्लुएंशियल थे। न्यूटन की लॉ ऑफ मैकेनिक्स, लॉज ऑफ मोशन, प्लैनेटरी मोशन, ग्रेविटेशन, ऐसे बहुत सारी साउंड वेव, है ना, बहुत सारी ऐसी बातें थी जो न्यूटन की सही हुआ की थी और न्यूटन टाइम के सबसे बड़े साइंटिस्ट माने जाते थे। तो लोगों ने हाइजेंस की बात को ठुकरा दिया, हाइजेंस की बात को नहीं माना।
बट जब थॉमस यंग न्यूटन और हाइगन के बाद थॉमस यंग ने ये एक्सपेरिमेंट किया और न्यूटन की थ्योरी को यूज करके पोलर स्पेस एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो तुरंत ही हाइगन्स की दूसरी थ्योरी, हाइगन्स की थी वेव की, तो वो आ गई एक्जिस्टेंस में। अब लाइट को माना जाने लग गया कि लाइट क्या है, वेव है। लाइट क्या है, वेव है। क्योंकि वेव के लिए ऐसा पॉसिबल है, जब दो वेव आपस में मीट करते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है। तो जहां पर ये डार्क पॉइंट्स आ रहे हैं, इन सब जगह पर दोनों वेव इस सोर्स से आने वाला वेव और इस सोर्स से आने वाला वेव, दोनों वेव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर कर रहे हैं और वहां पर लाइट और लाइट दोनों कंबाइन करके डार्कनेस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। जबकि जहां पे ब्राइटनेस है वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और लाइट और लाइट दोनों मिलकर के वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी बातें अब आप यहाँ पर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये आपके सामने ये स्क्रीन है जो थॉमस यंग ने यूज की, और यहाँ पर आपका दो स्लिट है, दोनों स्लिट से लाइट आ रही है, कहीं पर ब्राइट है, डार्क, ब्राइट, डार्क, इन सभी जगह पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और जहां पर डार्कनेस है वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। मेरे ख्याल से आपको थोड़ी बहुत बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सभी कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो पहले इस चैप्टर को, है ना, इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए पहले इसका जो बेसिक थ्योरी पार्ट है और जो लाइट का हिस्ट्री है ना, लाइट के बारे में कैसे इवॉल्व होती गई थ्योरीज है ना, वो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तभी आपको समझ में आएगा कोई थ्योरी क्यों गलत थी, कोई थ्योरी क्यों आई, क्या लिमिटेशंस है अलग थ्योरीज की, है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी, क्या क्या बातों को उसने एक्सप्लेन किया और न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहां पर जाकर के फेल हो गई और किन बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया और क्यों बाद में वेव मॉडल को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। तो वेव मॉडल दिया तो हाइगन्स ने था, न्यूटन ने टाइम नहीं दिया था, बट हाइगन्स की थ्योरी उस टाइम पे लोगों ने नहीं माना, बट थॉमस यंग के एक्सपेरिमेंट के बाद लोगों के पास और कोई चारा नहीं बचा था लाइट को वेव मानने का, और उसके बाद एक के बाद एक करके बहुत सारे ऐसे फिनोमेना आ गए, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, तो ऐसे उसके बाद एक के बाद एक करके कई सारे फिनोमेना आ गए जो कि वेव थ्योरी को एकदम स्ट्रांगली एक्जिस्टेंस में लेकर के आए। हाइगन्स की थ्योरी में बहुत सारी लिमिटेशंस थे, बहुत सारी खामियां थी, जो कि हम लोग आगे फर्दर देखेंगे कि हाइगन्स की थ्योरी में क्या-क्या प्रॉब्लम्स थी, हाइगन्स की थ्योरी में क्या-क्या गलतियां थी, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग पहले न्यूटन के जो भी हमने डिस्कस किया न्यूटन की थ्योरीज के बारे में उसको पॉइंट्स में लिखा है, तो एक एक करके फटाफट हम लोग डिस्कस करेंगे। न्यूटन प्रपोज्ड दैट लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी लाइट, इस लाइट के बारे में समझ जाना, ये लाइट हैवी और लाइट है ना, हल्का, लाइट एंड इलास्टिक पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्कल्स व्हिच आर एमिटेड बाय ल्यूमिनस बॉडी, है ना। कोई भी ल्यूमिनस बॉडी लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, बेसिकली क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कॉर्पस्कल्स को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। ये जो कॉर्पस्कल है ये लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में और अपने साथ एनर्जी को कैरी करते हैं। जैसे बात न्यूटन ने बोला उसके पास मास है, वो किसी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, तो डेफिनेट सी बात है कि भाई उसके पास एनर्जी होगी, ठीक है। When corpuscles strike the retina of eye, they produce sensation of vision, है ना, जिसको हमने डिस्कस कर लिया। तो अलग-अलग कलर के जो कॉर्पस्कल्स होते हैं उनका साइज अलग-अलग होता है और हमारा आई कॉर्पस्कल के साइज को देखते हुए डिफरेंट कलर को परसीव करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं न्यूटन की थ्योरी में किन किन बातों को एक्सप्लेन किया। न्यूटन की थ्योरी में लाइट लिया, प्रोपगेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया, प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन वैक्यूम को एक्सप्लेन किया कि वैक्यूम में लाइट क्यों प्रोपगेट कर पाती है ना। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को उसे एक्सप्लेन किया, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन को उसे एक्सप्लेन किया, उसकी उसने थ्योरी थी वो बिल्कुल गलत थी, वो भी हमने देखा। उसने बोला कि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, जबकि हकीकत में इससे बिल्कुल विपरीत है कि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है। और न्यूटन ने मास के हिसाब से डेंसिटी को डिफाइन किया, जबकि हम लोग ऑप्टिकली डेंसर और रेयर मीडियम की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्शन को उसने कैसे एक्सप्लेन किया, जब कॉर्पस्कल किसी भी सरफेस पर कोलाइड होते हैं तो इलास्टिक कोलिजन होता है, दैट्स व्हाई I इज इक्वल टू R, है ना। अब ये बात आपको समझना है, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन मीडियम विद हायर मास डेंसिटी। मैंने इसको अलग से स्पेसिफिकली यहां पे लिखा है कि मास डेंसिटी, है ना। तो न्यूटन ने बोला कि लाइट की स्पीड हायर मास डेंसिटी वाले मीडियम में ज्यादा होती है, ठीक है, दैट्स व्हाई लाइट बेंड्स व्हेन मीडियम चेंजेस, जो कि गलत था, ठीक है। अब बात करते हैं कॉर्पस्कुलर थ्योरी की लिमिटेशंस क्या क्या है। तो इट फेल्स टू एक्सप्लेन द फेनोमेना लाइक इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन क्या होता है ये हम लोग आगे फोकलिंग टॉपिक टॉपिक्स में डिस्कस करने वाले। इंटरफेरेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया, न्यूटन की थ्योरी इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इंटरफेरेंस क्या होता है ये हमने डिस्कस किया, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट मास डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, स्पीड ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करती है, ऑप्टिकल डेंसिटी, जिसका दूसरा नाम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है, ये हमने पढ़ा था पहले। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मास डेंसिटी पे डिपेंड करके ऑप्टिकल डेंसिटी पे डिपेंड करती है, ये भी न्यूटन ने बताया। ये भी स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड ऑन मास डेंसिटी, रादर देन इट डिपेंड्स ऑन ऑप्टिकल डेंसिटी एंड आल्सो स्पीड ऑफ लाइट इज लेसर इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, है ना। तो अलग से मैंने दो बातें यहां पे लिखी है कि हम लोग डेंसर और रेयर किस सेंस में करें। न्यूटन मास के सेंस में डेंसर और रेयर बोलता था और हम लोग ऑप्टिकली रेयर और डेंसर मीडियम की बात करते हैं। ये सारी न्यूटन की थ्योरी और ये हो गई न्यूटन की थ्योरी के लिमिटेशंस, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, वेव थ्योरी को और आगे कंटिन्यू करेंगे।